हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो आरपीएससी लेक्चरर 2025 फिजिक्स का आज एग्जाम हुआ था और इस वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन और एनालिसिस दोनों करने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, पेपर बहुत लेंदी था, बहुत टफ सा पेपर था। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके पहले मैं थोड़ा सा पेपर को एनालिसिस करूंगा कि किस तरह का एग्जाम आया था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा थे और किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो के सॉल्यूशन के पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसके अलावा जो बाकी के सॉल्यूशन वीडियो में डालूंगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कराऊंगा, तो बाकी के जो सॉल्यूशन वीडियो और उसका जो पीडीएफ डालूंगा तो वो आपको ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। तो जो भी लोग स्पेशली फिजिक्स से हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस, इसका लेखा जोखा देख लेते हैं। तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था, है ना। सिंपल पेपर ये कहीं से भी नहीं था, मॉडरेट टू टफ पेपर था। अगर पिछले साल के कंपैरिजन के पेपर की बात की जाए, इसके पहले के जो पेपर हुए हैं आरपीएससी के, तो वहाँ पर 11th-12th का पोर्शन अच्छा खासा दिखाई देता था, पर इस बार के पेपर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं मेरे को देखने को मिले, जो या मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि बीएससी एमएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं 2000 इसके पहले के जो 22-23 के जो पेपर हुए थे उनकी मैं बात करूं तो 50% के आसपास क्वेश्चन आपको 12th क्लास के या 11th क्लास के दिख जाया करते थे। ऐसा इस बार तो नहीं दिख रहा है ना। हाल आप ये कह सकते हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है और जो क्वेश्चंस आए हैं ईएमटी से, उनको आप रिलेट कर सकते हो कि वो 12th क्लास के, पर वो बीएससी एमएससी में भी उस तरह के क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे भी, वो सीधे सीधे क्वेश्चन भी तभी हो सकते थे अगर आपको डीपली आपने स्टडी किया हुआ है, मतलब आपने अच्छे से जाके पढ़ाई की हुई है, तो हमको आपके फॉर्मूला जो क्वेश्चंस थे उनके फॉर्मूला आपको पता है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वो नहीं हो रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो लंबे लंबे सॉल्यूशंस थे, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो एमएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछे हुए थे। मतलब वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बना के लिखा हुआ था और उनके आपसे सॉल्यूशन पूछे थे। अब या तो वो आपको याद हो, वो क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो, खास करके सॉलिड स्टेट में ऐसे क्वेश्चन थे, और या फिर आप उसका सॉल्यूशन बनाना जानते हो। पर जब आप उसका सॉल्यूशन बनाने को जाओगे तो वहां पर कम से कम आपके 15 से 20 मिनट खराब होने हैं। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी मैं कट ऑफ की बात नहीं करूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लें उसके बाद ही बात करेंगे, यानी कि कल और परसों। फिलहाल ये मेरा एनालिसिस है, मॉडरेट टू टफ, लेंदी सॉल्यूशन है। डीप स्टडी की आपको रिक्वायरमेंट थी, आप ऐसा पढ़ के गए हैं कि आपने 11th-12th बेस्ड ज़्यादा पढ़ाई कर ली और बीएससी एमएससी का आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, या आपने सोचा कि बस थ्योरी पढ़ के चले जाते तो उससे आपका काम नहीं चला होगा, ठीक है। और बीएससी एमएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, अपने सॉल्यूशन आप मिला लेना, आपके सही है या गलत है। मेरे पास जो सेट आया जिस भी बच्चे से मैंने मंगाया उसमें पहला क्वेश्चन ये है नेटवर्क वाला। तो यहाँ पर एक नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ पर एक वोल्टेज है, ये RS एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, RL लोड रेजिस्टेंस जो कि फिक्स है। हमें ये बोला गया है कि नॉन आइडियल बैटरी है। दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट है RS वेरिएबल एंड RL फिक्स्ड। तो यदि सबसे पहले मैं करंट निकालूं इस सर्किट के अंदर तो करंट निकलेगी VS/RS प्लस RL। और इसके लिए अगर मैं पावर निकालता हूं तो पावर कैसे निकालूंगा, I²RL। तो यहां से ये पावर का फॉर्मूला बन गया। पहला केस जो है उसमें हमें दिया है कि RS की वैल्यू को यदि 0 कर दिया जाए, RS की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है VS²/RL। ये कोई गारंटी नहीं है कि यहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इन केस यहां से मिल भी जाती है तो वो आइडियल का केस होगा, आइडियल बैटरी का केस होगा, जबकि हमें नॉन आइडियल बैटरी का केस दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ए जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमें बोला है कि RS फिक्स्ड और RL वेरिएबल। तो RS फिक्स्ड है और RL वेरिएबल है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसकी एक कंडीशन होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसकी एक कंडीशन होती है। तो जो स्टेटमेंट बी है वो यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट बी, और स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। तो हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना, केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4th आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट्स में ये रिलेशन होता है। यहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एस का मतलब एंट्रोपी और
ये ओमेगा या डब्ल्यू भी हो सकता है इसकी जगह, ये होता है माइक्रोस्टेट्स या इसको आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि यदि आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे तो जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो जीनर डायोड है उसकी पावर दी हुई है 5 वॉट और जो उसका वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो यहाँ से पी जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, वी जेड आई जेड। तो पी जेड कितना है, 5 वोल्ट है और जो वोल्टेज जो दिया हुआ है उसका वो 10। तो यहाँ से आई जेड हमने निकाल लिया, यानी कि जो जीनर करंट है वो हमने निकाल ली। जीनर करंट कितनी आ गई, 1/2 एम्पियर। अब आई बराबर कितना होता है, आई एल प्लस आई जेड। और लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमें दी हुई है कितनी है, 20 वोल्ट। ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। तो वी एल इक्वल्स टू आई एल आर एल। तो आई एल की जगह मैं लिख दूंगा आई माइनस आई जेड, आई माइनस आई जेड आर एल। तो इसको जब मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो 20 अपॉन आर एल प्लस आई जेड इक्वल्स टू आई। तो 20 अपॉन आर एल प्लस 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पर आर एल की हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं कि आर एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आर एल की वैल्यू को अगर मैं अप्रोच करा दूं इनफाइनाइट की तरफ तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से करंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब ये जो सर्किट बनेगा, ये वाला सर्किट, इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, 35 वोल्ट ये है और जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट का ये है, 10 वोल्ट का ये है। तो 35 माइनस 20 अपॉन आर। तो 35 माइनस 20 अपॉन आर। तो 35 माइनस 20 करा तो ये बचा 15। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। यहाँ से आर, तो आर बराबर कितना हो गया, 15 अपॉन 0.5। तो यहाँ से आंसर आ गया 30 ओम। तो आंसर कितना आ गया, 30 ओम, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस बताना है। तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज बताने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। तो करंट निकालेंगे, तो करंट कैसे निकालेंगे, ये जो सर्किट है इसमें करंट निकाल लो। तो ये सर्किट के अंदर 20 वोल्ट, तो ये हो गया V अपॉन, और ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो V अपॉन R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 1 2। तो यहाँ पर जो थेवेनिन करंट आ गई वो कितनी आ गई, 10 मिली एम्पियर की आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज ए बी के बीच में कैसे निकालेंगे, 20 माइनस आई आर। यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में लो, तो 20 माइनस आई आर। तो 20 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 10, और रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो ये हो गया 20 माइनस 10 यानी कि 10 वोल्ट। तो थेवेनिन वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। दैट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन कट गया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर है। रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है जितने भी वोल्टेज है वो हटा दो, तो ये वोल्टेज हट जाएगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो इनका क्या बनेगा, 1 × 1 अपॉन 1 + 1। तो ये हो जाएगा 1/2, और इसके साथ ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 1/2 + 1, तो ये बन जाएगा 3/2। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 किलो ओम, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन फिगर इट इज गिवन दैट द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड एमिटर, बेस और एमिटर यानी कि VBE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.5 है। उसके बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R2 बाय R1 इन ऑर्डर फॉर द एमिटर करंट टू बी। अब यहाँ पर जो करंट आएगी वो एमिटर करंट आएगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VE। तो VE की वैल्यू क्या होगी, IE की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर। यहाँ 1 मिली एम्पियर लिख दिया। या रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। VBE को हम लिख सकते हैं VB माइनस VE। तो VB हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, VBE प्लस VE। VBE की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 0.5, और VE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो ओवरऑल हमारे पास वोल्टेज आ गया कितना, 2.5। वोल्टेज डिवाइडर मेथड यूज करेंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड से इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, R2 अपॉन R1 + R2, और मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज VC की वैल्यू कितनी है, 7.5। और ये किसके बराबर होगा, VB वोल्टेज, जो यहाँ पर वोल्टेज जा रहा होगा वो। तो VB की वैल्यू हमारे पास है 2.5 और ये VC 7.5। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू आएगी 1/2, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5। तो इसके हिसाब से आंसर यहाँ पर सेकंड आना चाहिए। आंसर 0.5 है, तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही आएगा फिर तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140। When negative voltage feedback is applied, the gain reduced to 20। तो यहाँ पर आपको जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है उसका फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, AF = A/A1 + A बीटा।
जो आफ्टर फीडबैक है, फीडबैक के बाद जो गेन है वो रिड्यूस हो गया 20, और ओपन लूप गेन जो है 140 है। यहाँ से सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, बीटा का आंसर आएगा 0.04, तो आंसर आ जाएगा 0.04। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो PDF है मेरा टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स, उसके ऊपर अवेलेबल होगा, तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में JFET के लिए हमें पूछा है GM की वैल्यू, है ना। तो GM का फॉर्मूला होता है GM इक्वल्स टू GM नॉट और 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, जो भी वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 2500। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले तो ऑर्डर दिया हुआ है आपको N1, N2 और N3, तो यानी कि ये रेयर मीडियम है, ये नंबर 2 जो है ये इसके लिए डेंसर है पहले वाले के लिए, और तीसरा वाला उसके लिए डेंसर है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो उसका जो फेज डिफरेंस है वो पाई आ जाएगा, यानी कि पहले से दूसरे में जाएंगे तो पाई का फेज डिफरेंस होगा, और दूसरे से तीसरे में जा रहे होंगे जब पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो दोनों से पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो दोनों में नेट फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 0, यानी कि जो भी इफेक्ट दिखाई देगा वो बीच में ही दिखाई देगा। तो बीच में L ऐसे चलेगा ये, और फिर L ऐसे चलेगा, तो कुल कितना चल जाएगा 2L, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2N2L। अब हमें कौन सा चाहिए, डिस्ट्रक्टिव चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या लिखते हैं, M प्लस 1/2 लैम्बडा, तो यहाँ सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटरफेरिंग कोहेरेंट वेव्स, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला यूज करना है, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √I1 अपॉन I2 प्लस 1 और अपॉन √I1 माइनस I2 माइनस 1। I1 अपॉन I2 की वैल्यू आपको 9/4 दिया है, इसका रूट करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1, ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 25। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए जो आपको पाथ डिफरेंस है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक होता है 2L म्यू माइनस 1, एक होता है n लैम्बडा, दोनों को इक्वेट करना है, यहाँ से म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस n लैम्बडा अपॉन 2L बनेगा, और आपको वैल्यू डालनी है। वैल्यू डालने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1.02, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपसे कहा, फिर कह रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपने डीप पढ़ाई की हुई है तभी सॉल्व होंगे। ये फॉर्मूला वगैरह ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पढ़ के चले गए आपको याद रहे होंगे, आपने लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, आपने ठीक ठाक तरीके से किताबों को खोला होगा या नोट्स कहीं अच्छी जगह से बनाए होंगे, तो ये हो रहे होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हिले भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, लेट डेल्टा एक्स डेल्टा लैम्बडा बी रेस्पेक्टिवली द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड साइमल्टेनियस अनसर्टेनिटी इन द वेवलेंथ फॉर अ फ्री पार्टिकल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तो अनसर्टेनिटी के लिए, तो अनसर्टेनिटी के लिए हम पढ़ते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2 और डी ब्रोगली वेवलेंथ p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। अब यदि ये p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा का मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस h अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डे लैम्बडा, पर मैं इसका केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये बनेगा h अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डेल्टा लैम्बडा। ये डेल्टा p की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, पर इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है वो 3rd है, तो माइट भी पॉसिबल कि 3rd इसका आंसर हो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्वेश्चन गलत है, हो सकता है कि आपको बोनस भी मिल जाएगी क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पर अगर क्लोज आंसर लगाया जाए तो क्लोज आंसर तो इसका फिर 3rd लगेगा। नेक्स्ट, फॉर डाइफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो सेट्स मैंने बनाए थे RPSC के लिए मैंने चलाए थे, तो वहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनमें से मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस तक आपको कराऊंगा, तो वो जो हैं उनमें से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट से वो सीधे सीधे टकरा रहे हैं। हो सकता है आगे जब मैकेनिक्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या आप जब उसमें जाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह में तो वहाँ आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए डी की जो वैल्यू है पहले वो निकाल लेंगे, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4000 कर दोगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ये डी की वैल्यू आ गई। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हम लिखते हैं डी साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्बडा। लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू आप लिख लोगे 90 डिग्री,
और फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन दिया है तो m की वैल्यू हो गई 4, तो लेमड़ा इक्वल्स टू हो जाएगा d/4 और लेमड़ा की वैल्यू 625 nm। तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है और वैल्यू कितनी होगी 625 nm। नेक्स्ट, ये भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। डायफ्रैक्शन मिनिमा होता है e sin थीटा इक्वल्स टू m लेमड़ा और इंटरफेरेंस मैक्सिमा होता है e प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमड़ा। तो यहाँ से इनमें रिलेशन बनता है e प्लस बी अपॉन ई n/m। e की वैल्यू गिवन है 0.16 और b की वैल्यू है 0.8। तो ये वैल्यू से हमारे पास एक रिलेशन बना n इक्वल्स टू 3/2 m। m की अलग अलग वैल्यू के लिए जो वैल्यू मैच कर रही है 6, 12 और 18, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट, रूबी लेजर में जो ट्रांजिशन एक्शन होगा वो मेटास्टेबल और ग्राउंड स्टेट के बीच में होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। द वेव फंक्शन, अब ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट का है, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है मैंने बहुत। तो इसकी कंडीशन लगानी है नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसका साई स्क्वायर करोगे तो यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो ये एन स्क्वायर ई पावर -2α(x²) dx इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको x पावर 0 लिख दिया, क्योंकि मेरे को गामा फंक्शन लगाना है। गामा फंक्शन लगाने के पहले मैं चेक कर लूँ कि ये इवन है कि ऑड है, तो ये इवन फंक्शन है क्योंकि x की जगह -x रखोगे तो भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट 2 आगे आ जाएगा। गामा फंक्शन लगा दिया, गामा फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ये, तो यहाँ से आंसर मैच कर जाएगा n इक्वल्स टू 2α/π और पावर 1/4 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए साई ब्रैकेट नोटेशन जो है इसका वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1 बन रहा है, 1 बन रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज है। ये जो हमें फंक्शन दिया है ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज है तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो हैमिल्टोनियन के लिए निकालना है, तो कैट और ये हो गया ब्रा वेक्टर, तो इस तरह से ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो यहाँ बनेगा E0/2, ये साई नॉट साई और E1/2। अब ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है E0 + E1/2, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने कोई आंसर भी नहीं लगाया इसका। हो सकता है ये बोनस हो जाए मेरे पास, तो इसका आंसर ये आ रहा है E0 + E1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following is not correct regarding the Raman effect? Raman lines are symmetrically displaced, बिल्कुल सही बात है, symmetrically displaced होती है। Frequency of scattered photon is always ये कोई जरूरी नहीं है, लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है और बराबर 0 भी हो सकती है। वो 3 केस बनते हैं, है ना, वो 3 केस बनते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया कि ऑलवेज लेस देन, तो वो ऑलवेज लेस देन तो नहीं होगा, तो हमें क्या चुनना है, नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट। तो सेकेंड ही इसमें इनकरेक्ट हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर लीनियर एक्सेलरेटर के लिए हमें लेंथ पूछिए, तो टाइम पीरियड पहले निकाल लो फ्रिक्वेंसी से। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया आपने। अब लीनियर एक्सेलरेटर में ध्यान रखना, जब आप पढ़ते हो लीनियर एक्सेलरेटर तो उसमें आपको ध्यान होगा कि जो टाइम लेते हो वो T/2 लेते हो। कितना टाइम लेते हो, T/2। तो ये T/2 आपने टाइम लिया और लेंथ निकालनी है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वेलोसिटी आपको गिवन है 2.4 × 10⁸, उसको मल्टीप्लाई कर दो T/2 से, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर। अगर आपने T/2 इसको नहीं करा तो आपका आंसर 30 मीटर भी आएगा, जो कि ऑप्शन में है, और वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब आपके पास लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात हो रही है, आपने थ्योरी पढ़ी है, तो वहाँ पर को ध्यान होना चाहिए या आपको आ जाना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो T/2 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी दी है हमें पार्टिकल की कन्फाइंड बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी का फॉर्मूला 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए n² h²π²/2ml²। लोएस्ट के लिए n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से E1 इक्वल्स हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने, 3 है ये, 3 पार्टिकल, तो एक पार्टिकल तो 2 स्टेट में आ जाएंगे, 2 पार्टिकल तो एक स्टेट में आ जाएंगे और एक पार्टिकल एक स्टेट में आएगा। एक पार्टिकल जो एक स्टेट में आएगा उसके लिए n की वैल्यू होगी 2, तो जिसके लिए n की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए पहले एनर्जी निकाल ले, तो n² E1 हो जाएगा, n मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4, E1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, यानी कि जो दूसरी स्टेट है इसकी एनर्जी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पहली स्टेट की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इस स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं 2, तो 2E1, प्लस दूसरी स्टेट की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल कितना 1, तो 1 × E2, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस ये हो गया 1 × 8, तो ओवरऑल आंसर कितना बन गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट,
द डबलेट सेपरेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर लगाए फाइन स्ट्रक्चर में जो हम 3 मेथड पढ़ते हैं उनमें से एक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होता है उसमें हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आती है प्रोपोर्शनल टू जेड पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन एल एल प्लस 1/2 एल प्लस 1। अब यहाँ पर स्टेट फिक्स है पी, तो पी के लिए एल की वैल्यू फिक्स हो गई, तो कुल मिलाकर डेल्टा ई डिपेंड कर रहा है जेड के ऊपर। अच्छा हमें निकालना है सेपरेशन, तो सेपरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा न्यू से। अब डेल्टा न्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा ई अपॉन एच सी, तो डेल्टा न्यू प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा ई के और डेल्टा ई प्रोपोर्शनल है जेड पावर 4 के। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है। आंसर कितना आ जाएगा 29.6, कितना आ जाएगा 29.6 विच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परफेक्टली स्पेरिकल न्यूक्लियस द क्वाड्रिपोल मोमेंट इज 0, बिल्कुल सही बात है, तो ए तो सही होगा ही होगा, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म। बी और सी करेक्ट, खत्म। ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, ओनली बी इज करेक्ट, खत्म। तो इसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। एफिशिएंसी ऑफ जीएम काउंटर, तो एफिशिएंसी ऑफ जीएम काउंटर कैसे निकालोगे, ट्रू काउंट इक्वल्स टू ऑब्जर्व काउंट अपॉन एफिशिएंसी। तो ट्रू काउंट को यदि मैं आर से लिखूं, ऑब्जर्व काउंट को लिखूं एन से और एफिशिएंसी को लिख दूं 80% का 0.80, तो यहाँ से मैं ट्रू काउंट की वैल्यू निकाल लूंगा। ये पर मिनट में है, मैं इसको सेकंड में निकाल लूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, तो ऑब्जर्व काउंट कितना हो जाएगा 100 काउंट पर सेकंड और ट्रू काउंट हो जाएगा 125 काउंट पर सेकंड। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या करा 1/n माइनस 1/r, 1/n माइनस 1/r किया तो आंसर कितना आ गया 2 मिली सेकेंड विच इज ऑप्शन थर्ड। तो सही आंसर हमारे पास आ गया कौन सा, थर्ड ऑप्शन आ गया। लेटेस्ट कांस्टेंट फॉर प्रिमिटिव सेल, अच्छा इंटरसेप्ट जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, a/h। तो a की वैल्यू पहले के लिए कितनी है 1.2 और उसका मिलर इंडाइसिस है 2, तो ये आया 0.6, पर हमें बोला है कि जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो 1.2 आ रहा है, यानी कि ये एक्चुअली स्केल्ड नहीं है, प्रॉपर स्केल्ड नहीं है। तो स्केल्ड फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन है 1.2 उसको हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.6 उससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो अब मैं जो भी इंटरसेप्ट निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा b/k तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह से जो मैं z की वैल्यू निकालूंगा c/l उसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो ऐसा करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.2 और 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, चौथा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v की वैल्यू यहां पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, mv की वैल्यू जो हम निकालते हैं r इक्वल्स टू mv अपॉन qb, तो यहां से mv की वैल्यू रख दो qbr, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी होती है qb अपॉन 2πm, तो यहां से b की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रखो और उसका स्क्वायर कर दो, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 5.15, ये लगभग आंसर आएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब इस क्वेश्चन को जब आप करने बैठोगे या आपने किया होगा एग्जाम के अंदर तो बहुत लंबा क्वेश्चन गया होगा, जो कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जो सॉल्यूशंस हैं बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन जाएंगे, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, और ये तभी हो पाएंगे जब आपको इनके छोटे छोटे फॉर्मूला याद हों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी गिवन है 6.8, पल्स आयोनाइजेशन चैम्बर का केस है। इफ द कलेक्टर कैपेसिटेंस 20 पिको फेरेड दी है तो रिजल्टेंट हाइट विल बी, तो नंबर ऑफ आयन पेयर निकालेंगे सबसे पहले। वो कैसे निकालेंगे, ये जो एनर्जी दी है इसको आयन पेयर एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो आयन पेयर एनर्जी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे टोटल चार्ज की, Q इक्वल्स टू एनी से, तो ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। अब कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटर है तो Q इक्वल्स टू होता है CV, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C, तो Q में CV का डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 1.6 वोल्ट। नेक्स्ट, बीटाट्रॉन यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नेक्स्ट, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, अब यहाँ पर तो एक्सरे डायफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैग्स डायफ्रैक्शन का, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो 2d sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 0.20, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 0.40 nm, d की वैल्यू 0.40 nm। नेक्स्ट, मैंने एक क्वेश्चन की बात की थी, मैंने कहा था सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे एमएससी के या बीएससी के सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, 2 पेज का तो सॉल्यूशन, 1 पेज का लगभग सॉल्यूशन बनता है, उसमें भी आपको स्टेप्स थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो खत्म क्वेश्चन। आंसर आपको याद होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है h² अपॉन ma²। नेक्स्ट, कंसीडर 2 क्रिस्टल्स A एंड B ऑफ आइडेंटिकल साइज एंड शेप
हैविंग द डिवाइड टेम्परेचर थीटा ए एंड थीटा बी। यहाँ रिलेशन यूज करना है k प्रोपोर्शनल टू थीटा डी पावर -3, ये रिलेशन यूज करोगे, आंसर बन जाएगा आपके पास 1/8। नेक्स्ट, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपल लाप्लास नहीं दिया है, पूरा वो प्रॉपर्टी वगैरह सब लगवा ली। तो जब हम फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है -1 पावर n dn अपॉन dsn fs। तो t पावर n, तो यहाँ t है सिर्फ, तो ये t1 हो गया। तो यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। fs क्या बनेगा, fs के लिए आपको sin 80 को सॉल्व करना पड़ेगा। लाप्लास ऑफ sin 80 जो है वो किसके बराबर होगा, fs के बराबर होगा। और sin 80 का लाप्लास जब निकालोगे तो वो बनेगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और फिर उसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से थर्ड आ जाएगा। तो लंबे चौड़े क्वेश्चन दिए थे, अटका दिया है ना, तो पेपर तो भारी दिया है भाई इन्होंने। नेक्स्ट, कंसीडर अ मेटल विच फॉलोज सोमरफेल्ड मॉडल एग्जैक्टली इफ EF इज द फर्मी एनर्जी फॉर द मेटल एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन एंड RH इज इट्स हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल कोफिशिएंट है तो RH की वैल्यू 1 अपॉन NE, और फर्मी एनर्जी जो 3 डायमेंशनल मॉडल के लिए लिखते हैं वो लिखते हैं h² अपॉन 2m 3π² n पावर 2/3। तो यहाँ से n किसके बराबर हो गया, EF की पावर 3/2। ये n की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो RH और EF में रिलेशन बन जाएगा। तो फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सुपर कंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज B0। अब ये लंदन थ्योरी जो सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी है ना, उसमें BCS थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, तो ये BCS थ्योरी का क्वेश्चन है, BCS थ्योरी से निकाल के दिया है। तो B0 1 - T अपॉन TC स्क्वायर, यहाँ सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, B0 की वैल्यू आ जाएगी 4.08 फील्ड 08, ये आपको याद है तो वैसे भी डायरेक्ट लगा सकते थे, 4.08 टेस्ला। तो अभी के लिए तो इतना बहुत है, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी पूरा पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल और परसों 2 दिन में मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अपने आंसर जो है वो चेक कर लेना, आपके कितने आंसर हैं, या कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। हो सकता है आपको मेरे कुछ सॉल्यूशन गलत भी लगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा 100% सही है, फिर भी आप चेक कर लेना यहाँ से। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।